अगर आज की इस विस्तृत चर्चा को पूरा और बहुत ध्यान से सुन लिया जाए तो इस विषय से जुड़ा एक भी सवाल या कोई भी कॉन्सेप्ट भविष्य के किसी भी एग्जाम में कभी नहीं छूटेगा। बिल्कुल, ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम्स में लगभग हर साल पूछा ही जाता है, इसलिए इस गहन विश्लेषण को ध्यान से सुनना बेहद जरूरी है। तो कल्पना कीजिए कि किसी के पास $1 ट्रिलियन की सरकार के हर एक रुपए के खर्च की जांच करने की संवैधानिक शक्ति है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी उस खजाने से पैसा निकाल रहा हो तो उसे रोकने का कोई सीधा अधिकार उस व्यक्ति के पास नहीं है। ये सुनकर एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है ना? हाँ बिल्कुल, और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी व्यवस्था के पीछे के तंत्र को डीकोड करने वाले हैं। हमारे पास स्रोतों का एक पूरा बंडल है जी, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक के मसौदे शामिल हैं, साथ ही 1971 की संसदीय बहसों के रिकॉर्ड और ब्रिटिश काल के ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं। और इसके अलावा ऑडिटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर हालिया रिसर्च पेपर भी हमारे पास हैं। तो हमारा मिशन ये समझना है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिन्हें आमतौर पर कैग कहा जाता है, असल में काम कैसे करते हैं और क्यों उन्हें इतना शक्तिशाली बनाया गया है। इस विषय की गहराई में जाने से पहले हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के उस दृष्टिकोण को समझना होगा जो उन्होंने संविधान सभा में रखा था। उन्होंने कैग के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण कहा था, है ना? जी हाँ, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कैग भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। देखिए, उन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश का नाम नहीं लिया। अच्छा, एक ऑडिटर को सबसे ऊपर रखने के पीछे का तर्क क्या हो सकता है? तर्क बहुत ही बुनियादी है। सार्वजनिक धन का संरक्षण, जिसे अंग्रेजी में गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहते हैं। मतलब लोकतंत्र में सरकार जो भी पैसा खर्च करती है वो अंततः जनता का ही पैसा है, जो टैक्स के रूप में इकट्ठा होता है। एकदम सही। उस पैसे की पाई का हिसाब रखने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि सत्ता में बैठे लोग उस खजाने का दुरुपयोग न करें, एक स्वतंत्र और बेहद ताकतवर संस्था की आवश्यकता होती है। मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये संस्था कोई रातों रात तो नहीं बन गई होगी। अगर हम स्रोतों में मौजूद ऐतिहासिक दस्तावेजों पर नजर डालें तो इस पद के विकास की कहानी 1858 के उस दौर तक जाती है। हाँ, जब भारत में सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास जा रहे थे। जाहिर है, कंपनी के शासनकाल में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं का एक लंबा इतिहास रहा था। और उसी वित्तीय अराजकता को सुलझाने के लिए ब्रिटिश क्राउन को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो खर्चों का बारीकी से ऑडिट कर सके। बिल्कुल, और इसी प्रक्रिया के तहत 1860 में एडमंड ड्रमंड को पहला ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया। लेकिन उस समय की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में तो जमीन आसमान का अंतर रहा होगा। बहुत बड़ा अंतर था। शुरुआत में ये पद पूरी तरह से वायसरॉय और ब्रिटिश सरकार के अधीन था। एक तरह से ये ऐसा था कि सरकार खुद अपने ही खातों की जांच के लिए कर्मचारी नियुक्त कर रही है, जिसे वो जब चाहे हटा सकती है। ये तो बिल्कुल किसी बड़ी कंपनी के उस अकाउंटेंट की तरह हुआ जो अपने ही बॉस की गलतियों को पकड़ने से डरता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि बॉस से कभी भी नौकरी से निकाल सकता है। ऐसे में निष्पक्ष ऑडिट की उम्मीद करना बेमानी है। तो फिर मेरी एक जिज्ञासा है, ये कंपनी का डरपोक अकाउंटेंट आजाद भारत के लोकतंत्र का इतना बड़ा रक्षक कैसे बन गया? ये बदलाव धीरे धीरे कानूनी सुधारों के जरिए आया। 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियमों ने, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स ने, इस पद को वैधानिक दर्जा प्रदान किया। वैधानिक दर्जा? इसका तकनीकी मतलब क्या हुआ? इसका तकनीकी मतलब ये था कि अब ऑडिटर जनरल की शक्तियां और उसकी नौकरी की शर्तें सीधे सरकार के मनमाने आदेशों पर निर्भर नहीं थी। अच्छा, बल्कि कानून द्वारा तय की जाने लगी। जी, इससे उन्हें सरकारी नियंत्रण से थोड़ी मुक्ति मिली। और फिर जब 1950 में स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ तो इसका नाम बदलकर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर दिया गया और इसे संविधान के एक अहम स्तंभ के रूप में स्थापित कर दिया गया। लेकिन यहीं पर मेरे मन में एक बड़ा सवाल उठता है। कहिए, क्या सवाल है? हम लगातार स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 148 कहता है कि कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अब हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं।
तो तकनीकी रूप से देखें तो सत्ता में बैठी सरकार ही अपने ऑडिटर को चुन रही है। ये बहुत ही तीखा और जरूरी सवाल है ना? अगर सरकार खुद अपने ऑडिटर की नियुक्ति कर रही है तो क्या ये स्वतंत्रता सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं रह जाती? ये निष्पक्षता आखिर कैसे सुनिश्चित होती है? देखिए, संविधान निर्माताओं ने इस खतरे को बहुत अच्छी तरह से भांप लिया था। वे जानते थे कि अगर नियुक्ति कार्यपालिका के हाथ में है तो पद की सुरक्षा के लिए कुछ असाधारण तंत्र बनाने होंगे। असाधारण तंत्र जैसे कि? सबसे पहला तंत्र अनुच्छेद 148 में ही छिपा है, नियुक्ति का तरीका। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति एक विशेष वारंट के जरिए करते हैं, जिसे कानूनी भाषा में वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील कहा जाता है। इस भारी भरकम वाक्यांश का असल में मतलब क्या है? ये किसी सामान्य सरकारी नियुक्ति पत्र से कैसे अलग है? सामान्य सरकारी नियुक्तियां किसी सचिव या मंत्रालय के आदेश पर हो जाती हैं, लेकिन ये जो वारंट है, ये एक ऐसा विशेष अधिकार है जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजों, राज्यपालों और कैग जैसे सर्वोच्च पदों के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि ये नियुक्ति सीधे राष्ट्र के प्रमुख का व्यक्तिगत संवैधानिक कृत्य है, न कि कार्यपालिका का कोई सामान्य आदेश। एकदम सही। ये एक स्पष्ट संदेश है कि पद ग्रहण करते ही ये अधिकारी अब किसी मंत्रालय या मंत्री के अधीन नहीं है। इसके बाद वे संविधान की 3री अनुसूची के तहत सीधे राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि नियुक्ति का तरीका विशेष है और उनका कार्यकाल भी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। जी, जो भी पहले हो। लेकिन इंसान की फितरत को कैसे बदलेंगे? अगर सत्ता में बैठी सरकार किसी ऑडिटर को ये लालच दे कि आप हमारी कमियों को नजरअंदाज कीजिए, रिटायरमेंट के बाद हम आपको किसी राज्य का राज्यपाल बना देंगे या किसी बड़े आयोग का अध्यक्ष बना देंगे। हाँ, तो क्या ये लालच उनकी निष्पक्षता को प्रभावित नहीं करेगा? इसी लालच को खत्म करने के लिए संविधान ने एक बहुत ही सख्त सुरक्षा वाल्व लगाया है। अनुच्छेद 148 स्पष्ट रूप से कहता है कि रिटायर होने के बाद कैग भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई भी अन्य पद धारण नहीं कर सकते। अरे ये तो एक बहुत बड़ी पाबंदी है। बिल्कुल, उनका सरकारी करियर उसी दिन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि उनके पास सरकार को खुश करने का कोई भविष्य का इंसेंटिव या प्रोत्साहन ही नहीं बचता है। सही कहा। जब आगे कोई फायदा ही नहीं मिलना है तो वे बिना किसी डर या पक्षपात के अपना काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया भी उतनी ही जटिल बनाई गई होगी ताकि कोई भी नाराज सरकार उन्हें रातों रात बर्खास्त न कर सके। इस प्रक्रिया को जटिल नहीं बल्कि लगभग असंभव बनाया गया है। कैग को उनके पद से केवल उसी कठोर प्रक्रिया और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाया जाता है। इसका मतलब है कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। जी हाँ, स्पेशल मेजॉरिटी, और वो भी साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर। कोई भी सरकार, चाहे उसके पास कितना भी बहुमत क्यों ना हो, आसानी से इस प्रक्रिया को अंजाम नहीं दे सकती। एक और तरीका जिससे अक्सर स्वतंत्र संस्थाओं को कमजोर किया जाता है वो है उनके बजट में कटौती करना। हाँ, ये एक आम तरीका है। मान लीजिए सरकार कैग को नहीं हटा सकती, लेकिन क्या वो ऐसा नहीं कर सकती कि उनके कार्यालय का बजट आधा कर दे, उनके कर्मचारियों की संख्या घटा दे या उनके वेतन में कटौती कर दे? वित्तीय दबाव बनाने के इस रास्ते को भी संविधान ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। कैग का वेतन, भत्ते और उनके कार्यालय का पूरा प्रशासनिक खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होता है। श्रोताओं के लिए इस भारित खर्च या चार्ज्ड एक्सपेंडिचर के तंत्र को थोड़ा विस्तार से समझना जरूरी है। जी, आमतौर पर सरकार के हर खर्च के लिए संसद में वोटिंग होती है, लेकिन जब कोई खर्च संचित निधि पर भारित हो जाता है तो संसद उस पर बहस तो कर सकती है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकती। बिल्कुल, यानी सरकार चाहकर भी संसद में बहुमत का इस्तेमाल करके इनके वेतन या कार्यालय के बजट को रोक नहीं सकती। और इसके साथ ही नियुक्ति के बाद इनकी सेवा शर्तों में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जो इनके लिए नुकसानदेह हो। ये वाकई एक अभेद्य कवच है। अब तक हमने ये देखा कि इस संस्था को बाहरी दबावों से कैसे बचाया गया है, लेकिन असली सवाल ये है कि इस सुरक्षा कवच को पहनकर कैग युद्ध के किस मैदान में उतरता है। हाँ, उनके असल काम और अधिकार क्या है? अनुच्छेद 149 इस बात का प्रावधान करता है कि कैग के कार्य और शक्तियां क्या होंगी, लेकिन संविधान ने इनकी कोई विस्तृत सूची नहीं दी। अच्छा, तो फिर ये कैसे तय होता है? ये जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई कि वो कानून बनाकर इसे तय करे। और इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए संसद ने 1971 में एक बेहद महत्वपूर्ण कानून पारित किया जिसे डीपीसी एक्ट कहा जाता है। जी, ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट।
इस कानून ने इस बात की स्पष्ट रूपरेखा खींची कि ऑडिट का दायरा कहां तक जाएगा। तो इस कानून के तहत केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों की संचित निधि से निकलने वाले एक एक पैसे की जांच का अधिकार कैग को मिल गया। इसके अलावा जो पैसा आकस्मिकता निधि या लोक लेखा से खर्च होता है, जिसे हम कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट कहते हैं, उसका ऑडिट भी यही संस्था करती है। यहाँ तक कि सरकारी कंपनियों और सरकार से भारी अनुदान पाने वाली संस्थाओं के खाते भी इसी दायरे में आते हैं। बिल्कुल। इसी कानून के विकास क्रम में 1976 में एक बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव किया गया था, जिसके पीछे के मैकेनिज्म को समझना बहुत रोचक है। क्या बदलाव था वो? 1976 से पहले कैग 2 अलग-अलग भूमिकाएं निभाते थे। वे खातों को तैयार भी करते थे, यानी अकाउंटिंग, और फिर उन्हीं खातों की जांच भी करते थे, यानी ऑडिटिंग। ये तो बुनियादी रूप से हितों के टकराव का मामला लगता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल। आप ही सोचिए, अगर कोई अधिकारी खुद ही हिसाब किताब लिख रहा है और उसी हिसाब में उसने कोई गलती कर दी है या जानबूझकर पैसों की हेराफेरी की है, तो जब वो खुद उस खाते का ऑडिट करेगा तो वो कभी अपनी ही गलती को उजागर नहीं करेगा। ये तो वही बात हुई कि आप खुद अपने ही दिए गए पेपर की जांच करके खुद को नंबर दे रहे हैं। एकदम सही एनालॉजी है। इसी वजह से 1976 में केंद्र सरकार के स्तर पर लेखांकन को लेखा परीक्षा से पूरी तरह अलग कर दिया गया। तो केंद्र के खातों को तैयार करने के लिए एक अलग विभाग बना दिया गया, जिसे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। और कैग को सिर्फ और सिर्फ ऑडिट यानी जांच के काम तक सीमित कर दिया गया। हालांकि राज्यों के स्तर पर पर्याप्त बुनियादी ढांचे और संसाधनों की कमी के कारण आज भी कैग ही राज्यों के लिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों काम करते हैं। अब इस बात पर आते हैं कि ये ऑडिट असल में काम कैसे करता है, क्योंकि आम धारणा ये है कि ऑडिटर सिर्फ कैलकुलेटर लेकर बैठता है और ये मिलाता है कि जो पैसा निकला है उसकी रसीद मौजूद है या नहीं। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन हमारे स्रोतों से पता चलता है कि कैग की जांच इससे कहीं ज्यादा गहरी और विश्लेषणात्मक होती है। वे 3 अलग-अलग स्तरों पर खर्च की जांच करते हैं। आइए इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं, ताकि इसके पीछे का तर्क स्पष्ट हो सके। मान लीजिए कि किसी सरकारी विभाग के अधिकारी ने 50,000 रुपए का एक पेन खरीदा है। ठीक है, एक बहुत ही महंगा पेन। तो जब कैग ऑडिट करने आएगा तो उसका सबसे पहला कदम क्या होगा? सबसे पहला कदम होगा विनियामक ऑडिट यानी रेगुलेटरी ऑडिट। इस पहले चरण में जांच बहुत तकनीकी और कानूनी होती है। मतलब कैग ये देखेगा कि क्या खजाने से 50,000 रुपए निकालने का बजट पास हुआ था जी, और क्या उस अधिकारी के पास इतनी बड़ी रकम खर्च करने का कानूनी अधिकार था, और सबसे अहम, क्या उस पेन को खरीदने की असली और पक्की रसीद फाइल में लगी है। अगर ये सब नियम के अनुसार हुआ है तो अधिकारी सोचेगा कि वह सुरक्षित है, विनियामक ऑडिट पास हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली पकड़ दूसरे चरण में होती है, जिसे औचित्य ऑडिट या प्रोप्राइटरी ऑडिट कहा जाता है। अच्छा, यह ऑडिट क्या करता है? ये ऑडिट सिर्फ कागज और रसीद नहीं देखता, बल्कि उस खर्च के पीछे की बुद्धिमानी और नीयत को परखता है। मतलब रसीद तो असली है, लेकिन क्या एक सरकारी बाबू को रोजमर्रा की रिपोर्ट लिखने के लिए 50,000 रुपए के सोने के पेन की सच में जरूरत थी? बिल्कुल यही सवाल पूछा जाता है। क्या 10 रुपए या 50 रुपए के साधारण पेन से वो सरकारी काम नहीं हो सकता था? तो इस ऑडिट का मुख्य उद्देश्य पैसे की उस बर्बादी को पकड़ना है जो कागजों पर भले ही कानूनी लगे लेकिन नैतिक रूप से गलत है। एकदम सही। ये उस सिद्धांत पर काम करता है कि कोई भी अधिकारी सरकारी पैसे को खर्च करते समय वही समझदारी और किफायत दिखाएगा जो वो अपना खुद का पैसा खर्च करते समय दिखाता है। अगर वो पेन जनता के पैसे की बर्बादी है तो ये औचित्य ऑडिट में पकड़ा जाएगा। और फिर आता है तीसरा और सबसे आधुनिक तरीका, निष्पादन ऑडिट यानी परफॉर्मेंस ऑडिट। ये तरीका इनपुट नहीं बल्कि आउटपुट और आउटकम को देखता है। मान लीजिए वो पेन किसी बेहद खास प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाने के लिए खरीदा गया था, तो ये ऑडिट सवाल पूछेगा कि क्या वो प्रोजेक्ट तय समय सीमा में पूरा हुआ? जी, क्या उस महंगे पेन को खरीदने से विभाग की कार्यक्षमता में कोई सुधार आया, या फिर पेन खरीदकर तिजोरी में रख दिया गया और कोई काम नहीं हुआ? अगर लक्ष्य ही हासिल नहीं हुए तो पूरा का पूरा खर्च व्यर्थ मान लिया जाएगा। ये तो बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया है ना? लेकिन अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ती है। मान लीजिए कैग ने इन तीनों ऑडिट के जरिए ये साबित कर दिया कि 50,000 रुपए का पेन खरीदना एक घोटाला था और जनता के पैसे की भारी बर्बादी हुई है। तो अनुच्छेद 150 और 151 के तहत इस खुलासे के बाद आगे क्या होता है? यहीं पर कई लोगों को थोड़ी निराशा होती है, क्योंकि कैग के पास ये शक्ति नहीं है
कि वो पुलिस को बुलाकर उस भ्रष्ट अधिकारी को सीधे गिरफ्तार करवा दे। ओह, तो वे करते क्या हैं? अनुच्छेद 151 के अनुसार रिपोर्टिंग की एक सख्त संवैधानिक प्रक्रिया है। कैग अपनी ऑडिट रिपोर्ट सीधे जनता या मीडिया के सामने पेश नहीं करते। अगर मामला केंद्र सरकार का है तो वे अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और अगर मामला राज्य सरकार का है तो रिपोर्ट संबंधित राज्यपाल को दी जाती है। इसके बाद राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखवाते हैं। और जब वो रिपोर्ट संसद में पहुंचती है तब भारतीय लोकतंत्र के चेक और बैलेंस का सबसे दिलचस्प चरण शुरू होता है। बिल्कुल। इस रिपोर्ट की गहराई से चीरफाड़ करने का काम संसद की एक बहुत ही ताकतवर समिति करती है, जिसे लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहते हैं। इसे शॉर्ट में PACB कहा जाता है। इस समिति के काम करने के तरीके को समझना बहुत रोमांचक है। जरा उस कमरे की कल्पना कीजिए जहां PSC की बैठक चल रही है। जी, इस समिति का अध्यक्ष पारंपरिक रूप से हमेशा मुख्य विपक्षी दल का कोई बड़ा नेता होता है। उस कमरे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद बैठे होते हैं और उनके सामने सरकारी अधिकारी पसीना बहा रहे होते हैं। विपक्ष के नेता उन अधिकारियों से कड़े सवाल पूछना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि राजनेता कोई वित्तीय विशेषज्ञ तो होते नहीं है। वे कैग की 500 पन्नों की तकनीकी रिपोर्ट को खुद डिकोड नहीं कर सकते। हाँ, उन्हें नहीं पता कि उस रिपोर्ट में वित्तीय हेराफेरी किस पैराग्राफ में छिपी है। और यहीं पर कैग और PSC के बीच का वो मशहूर रिश्ता सामने आता है। कैग उस समिति के लिए मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। जब अधिकारियों से पूछताछ चल रही होती है तो कैग वहां मौजूद रहते हैं। वे जटिल वित्तीय आंकड़ों को सरल भाषा में समझाते हैं और सांसदों को ये बताते हैं कि रिपोर्ट में लिखे गए तथ्यों के आधार पर अधिकारियों से कौन से सटीक और चुभने वाले सवाल पूछे जाने चाहिए। ये एक बेहतरीन तालमेल है। कैग तकनीकी सबूत और विशेषज्ञता लाते हैं और PSC उस सबूत को राजनीतिक जवाबदेही में बदल देती है। संस्था का आलोचनात्मक विश्लेषण करें तो एक बहुत बड़ी खामी साफ नजर आती है। हम लगातार नियंत्रक या कंट्रोलर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि भारत का कैग किसी भी तरह से पैसे पर नियंत्रण नहीं रखता। वो पैसा खर्च होने के बाद ही मैदान में उतरता है। बिल्कुल, यानी पैसा खजाने से निकल गया, गलत जगह खर्च हो गया, बर्बादी हो गई और उसके महीनों या सालों बाद कैग ऑडिट करने पहुंचते हैं। ये तो पूरी तरह से एक पोस्टमार्टम प्रक्रिया हो गई। मरीज की मौत हो चुकी है और डॉक्टर सिर्फ ये बता रहा है कि मौत क्यों हुई। ये भारतीय संस्था की सबसे बड़ी सीमा है। दिलचस्प बात यह है कि ये नियंत्रक शब्द हमने ब्रिटेन से लिया है, लेकिन वहां के और भारत के सिस्टम में बुनियादी फर्क है। अच्छा, वहां क्या होता है? ब्रिटेन में अगर सरकार को खजाने से 1 पाउंड भी निकालना हो तो पहले वहां के कैग की मोहर लगनी जरूरी है। वहां वे पैसे निकलने से पहले ही रोक लगा सकते हैं, जो उन्हें असली नियंत्रक बनाता है। भारत में ऐसा नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हमारी कुछ खुफिया एजेंसियां जैसे रॉ और IB भी इस विस्तृत ऑडिट के दायरे से बाहर रखी गई हैं। जी, ताकि उनके गुप्त ऑपरेशंस की जानकारी सार्वजनिक ना हो जाए। ये सीमाएं अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे स्रोत हमें ये भी बताते हैं कि 2025-26 के इस आधुनिक दौर में ऑडिटिंग का पूरा परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। एकदम सही। अब हम पुराने बही खातों और कागज की रसीदों के युग में नहीं जी रहे हैं। भारत सरकार का हर ट्रांजैक्शन अब डिजिटल हो रहा है और इसका सीधा असर कैग के काम करने की क्षमता पर पड़ रहा है। आधुनिक तकनीक, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स, इस पोस्टमार्टम प्रक्रिया को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। बिल्कुल। पारंपरिक ऑडिट में कुछ चुनिंदा फाइलों का सैंपल लिया जाता था, जिसे हम सैंपल चेकिंग कहते हैं। लेकिन अब AI के जरिए एक ही समय में अरबों ट्रांजैक्शंस का 100% डेटा प्रोसेस किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अब ऑडिट के लिए सालों इंतजार करने की जरूरत नहीं है। रियल टाइम ऑडिट की जो अवधारणा अब सामने आ रही है वो बहुत क्रांतिकारी है। हाँ, अगर हम अपनी पुरानी एनालॉजी पर लौटें तो अब ये मरीज के मरने के बाद होने वाला पोस्टमार्टम नहीं है। ये तकनीक अब एक ऐसे हार्ट मॉनिटर की तरह काम कर सकती है जो जैसे ही सिस्टम ने कोई संदिग्ध पेमेंट या असामान्य टेंडर देखेगा, तुरंत लाल झंडी या रेड फ्लैग उठा देगा। यानी भ्रष्टाचार होने के सालों बाद नहीं, बल्कि प्रक्रिया के दौरान ही खामियों को पकड़ा जा सकता है। और भले ही कैग के पास सजा देने की शक्ति न हो, लेकिन इस रियल टाइम डेटा और तुरंत खुलासे के डर से सरकारी मशीनरी में एक अभूतपूर्व पारदर्शिता और सतर्कता आ सकती है। ये तकनीक कैग को और भी ज्यादा प्रासंगिक और प्रभावी बना रही है।
तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का वो विजन बिल्कुल सटीक था। जी, 1858 में एक औपनिवेशिक नियंत्रण टूल के रूप में शुरू हुआ ये पद अनुच्छेद 148 की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 149 की शक्तियों के दम पर आज भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। और लोक लेखा समिति के साथ मिलकर ये संस्था ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी सरकार जनता के पैसे के प्रति जवाबदेह होने से बच ना सके। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब एक ऐसे विचार पर मंथन करें जो स्रोत सामग्री में छिपे तकनीकी बदलावों से जन्म लेता है। वो क्या है? अगर एआई और डेटा एनालिटिक्स के जरिए हर सरकारी खर्च की रियल टाइम ट्रैकिंग पूरी तरह से सफल हो जाती है, तो क्या भविष्य में कैग की भूमिका सिर्फ ऑडिटिंग तक सीमित रह पाएगी? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। कल्पना कीजिए कि सिस्टम इतना एडवांस्ड हो जाए कि एआई किसी भ्रष्ट या गलत ट्रांजैक्शन को होते ही पहचान ले, तो क्या भविष्य में कैग तकनीक के जरिए एक ऐसा डिजिटल गेटकीपर बन सकता है जो भ्रष्टाचार होने से पहले ही उस पेमेंट को सिस्टम में फ्रीज कर दे? अगर ऐसा हुआ तो भारत का कैग पहली बार ब्रिटेन की तरह एक असली नियंत्रक या कंट्रोलर बन जाएगा। लेकिन क्या ये स्वचालित रोक लगाना उन मूल संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन नहीं होगा जो हमारे निर्माताओं ने कार्यपालिका और ऑडिटर के बीच तय की थी? क्या तकनीक हमें संविधान की मूल सोच से आगे ले जाने वाली है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में ऑडिट और लोकतंत्र के रिश्ते को फिर से परिभाषित कर सकता है। श्रोताओं को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और व्यवस्था के पीछे के तंत्र को समझते रहिए। नमस्कार।